जिंदगी कब कैसा ट्विस्ट एंड टर्न लेती है ये कोई नहीं जानता। और कब किसकी किस्मत बदल जाए ये भी कोई नहीं कह सकता। इस फिल्म में कुछ ऐसा ही दिखाया गया है जिसमें एक मामूली बैंक एम्प्लॉय ना सिर्फ रातों रात करोड़पति बन जाता है बल्कि बड़े बड़े धुरंधरों को भी ऐसा चूना लगाता है कि उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। खैर, अब ज्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट स्टोरी पर आते हैं, जहां फिल्म का मुख्य कलाकार भास्कर मॉर्निंग वॉक कर रहा होता है और तभी सीबीआई ऑफिसर लक्ष्मण उसे अरेस्ट कर लेता है, ये कहते हुए कि तुम जिस बैंक में काम करते हो वहां एक बड़ा स्कैम हुआ है और पूछताछ के लिए तुम्हें भी गिरफ्तार किया जाता है। ये कहकर वो उसे अपने साथ बैंक ले जाते हैं और इतने में उसकी वाइफ का फोन आता है कि घर पर सीबीआई की रेड पड़ी है, जल्दी आ जाओ। इस टेंस्ड सिचुएशन में भास्कर काफी रिलैक्स होकर अपनी वाइफ को समझाता है कि परेशान मत हो और उन लोगों को अपना काम करने दो, मैं जितनी जल्दी हो सकता है आने की कोशिश करूंगा। हम देखते हैं कि एक तरफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और दूसरी तरफ भास्कर हमें अपने बारे में बताता है कि वो मगध बैंक में काम करने वाला एक मामूली एम्प्लॉय था, जिसकी सैलरी मात्र 6,000 रुपए थी और कर्ज 36,000 रुपए का था। लेकिन फिर भी वो निराश नहीं हुआ और अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करता रहा ताकि एक दिन उसका प्रमोशन हो जाए और वो अपने कर्ज से छुटकारा पा सके। उन दिनों बैंकों में कंप्यूटर्स का चलन उतना नहीं था, ज्यादातर काम मैन्युअली हुआ करते थे। 3 या 6 महीने में एक बार सारे डेटा कंप्यूटर्स में फीड किए जाते थे। बहरहाल, अपने भास्कर के पास एक पुरानी स्कूटर थी जिस पर बैठकर वो जॉब पर जाता था, लेकिन हर दिन उसकी नजर एक लाल रंग की मारुति 800 पर पड़ी रहती थी, जिसे बैंक वाले किस्तें ना चुकाने की वजह से कस्टमर से छीन लाए थे। वो रोज उस कार को देखकर मन ही मन सोचता कि एक दिन उसके पास भी ऐसी ही खूबसूरत कार होगी और वो उसमें शान से सवारी करेगा। इसी दौरान एंथनी नाम का एक बंदा बैंक में आता है और भास्कर से लोन देने की बात करता है, लेकिन बैंक एम्प्लॉय होने के नाते भास्कर उसे बदले में कुछ गिरवी रखने को कहता है, जिस पर वो बंदा उसे बताता है कि फिलहाल उसे अपनी सारी जमा पूंजी बिजनेस में लगा दी है, इसलिए गिरवी रखने के लिए फिलहाल उसके पास कुछ भी नहीं है, जिस पर भास्कर उसे लोन देने से इनकार कर देता है। इधर भास्कर की कंडीशन भी बहुत खराब थी, उसने मोहल्ले भर से लोन लिया हुआ था और इसी वजह से उनसे बचता बचता फिरता रहता है। घर में उसके बूढ़े पिता भी थे जो किसी समय में कामयाब सीए थे, लेकिन दोस्त की धोखाधड़ी के कारण सदमे में चले गए और अब चुपचाप घर पर पड़े रहते हैं। उनकी पत्नी यानी भास्कर की माँ काफी पहले गुजर चुकी थी, इसलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी भास्कर के कंधों पर थी। उधर भास्कर के ससुराल वाले भी उसे वैल्यू नहीं देते थे, क्योंकि एक तो भास्कर की सैलरी बहुत कम थी और दूसरी सुमति ने भास्कर से अपने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी, इस बात की नाराजगी भी थी। अब भास्कर की वाइफ को अचार का बिजनेस करना था, जिसके लिए वो उसे बैंक से लोन लेने को कहती है, पर भास्कर ये कहकर टाल देता है कि पहले पुराना लोन तो चुकता कर लूं, फिर अचार के लिए देखूंगा। उधर एंथनी बार बार लोन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा होता है। आखिरकार एक दिन भास्कर के पूछने पर वो उसे बताता है कि उसने विदेश से कुछ टेलीविजन इंपोर्ट किए हैं, जिसका एडवांस वो दे चुका है, लेकिन बकाया रकम अदा नहीं कर सकता। उसे 2 लाख रुपए की जरूरत है। अगर वो पैसे उसे नहीं दिए गए तो कंपनी उसकी सारी टीवी जब्त कर लेगी और वो कंगाल हो जाएगा। ये सुनकर भास्कर सोच में पड़ जाता है और तभी उसका दोस्त सांभा उसे कहता है कि तेरा साला तो ठेकेदार है ना, तू अपने साले से पैसे मांग ले, फिर एंथनी भाई का काम हो जाएगा और वो हमें भी कुछ प्रॉफिट देंगे। लेकिन भास्कर को पता था कि उसके ससुराल वाले उसे पहले से ही नीची नजरों से देखते हैं, ऐसे में साले से हेल्प मांगना खुद को जलील करना था। फिर भी वो उनके सामने हामी भर देता है, लेकिन उसी दिन उसके साथ एक बुरी घटना हो जाती है। उसका एक कर्जदार पूरे मोहल्ले के सामने उसे बेइज्जत करते हुए उसकी शर्ट फाड़ डालता है और उसका स्कूटर उठाकर ले जाता है कि पहले कर्जा चुकाओ फिर स्कूटर मिलेगा। अगले दिन भास्कर के पास किराए तक के पैसे नहीं थे, पर किसी तरह भागते हुए वो काम पर पहुंच जाता है, क्योंकि आज उसे प्रमोशन मिलने वाला था। लेकिन ये क्या, उसके सपनों पर तो पानी फिर जाता है जब उसे पता चलता है कि रीजनल मैनेजर ने तो उसकी जगह एक दूसरे बंदे को प्रमोशन दे दिया है। वो गुस्से में रीजनल मैनेजर के कैबिन में जाकर उसे शिकायत करता है कि आपने उस बंदे को सिर्फ इसलिए प्रमोशन दिया क्योंकि वो आपकी जाति का है। ये सुनकर रीजनल मैनेजर को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि उसे उसकी काबिलियत के बल पर प्रमोशन मिला है, ना कि जाति के नाम पर। रही बात तुम्हारी, तो तुम कस्टमर्स के फॉर्म भर भर कर जो एक्स्ट्रा इनकम करते हो, अगर ये बात मैंने ऊपर शिकायत कर दी तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। इस पर भास्कर रीजनल मैनेजर से माफी मांगते हुए वापस अपने काम पर लौटने को कहता है। शाम को जब वो अपने दोस्त के साथ बैठा कॉफी पी रहा था, तभी एंथनी भी वहां पर आ जाता है और उसे कहता है कि आज आखिरी दिन है, अगर आज पैसे नहीं दिए तो उसके सारे टीवी जब्त हो जाएंगे। ये सुनकर भास्कर अपने बैग से पैसे निकाल कर उसे दे देता है, लेकिन तभी उसका दोस्त उससे पूछता है कि इतने पैसे उसने कहां से अरेंज किए, जिस पर वो उसे बताता है कि ये तो बैंक के पैसे हैं जिन्हें लॉकर में रखने के बजाय मैंने अपने बैग में रख लिए थे। आज फ्राइडे है,
तो वैसे भी बैंक 2 दिन बंद रहेगा और इस बंदे का भी काम हो जाएगा। फिर टीवी बेचकर जो पैसे मिलेंगे वो मैं वापस लॉकर में रख दूंगा। बहरहाल एंथनी इस हेल्प से काफ़ी खुश हो जाता है और उसे बताता है कि टीवी इंपोर्ट करने में काफ़ी सारा टैक्स लगता है, जिससे टीवी की कीमत बढ़ जाती है और मुनाफा कम होता है। तो अगली बार से हम ऐसा करेंगे कि टीवी की जगह स्पेयर पार्ट्स के नाम पर इंपोर्ट करेंगे और कस्टम ऑफिसर्स को रिश्वत देकर माल छुड़वा लेंगे। इस तरह हमें कीमत भी अच्छी मिल जाएगी और टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। अब 2 दिन भास्कर उसी जगह एंथनी का वेट कर रहा था जहां एंथनी उसके पैसे लौटाने वाला था। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद जब वो वहां पर नहीं आता तो भास्कर टेंशन में आ जाता है। ठीक तभी सांबा और भास्कर वहां पर आते हैं और उसके सामने ऐसा जाहिर करते हैं कि जैसे उनके पैसे डूब गए हों और सब कुछ बर्बाद हो गया हो। लेकिन भास्कर टेंशन में देखकर दोनों हंसने लगते हैं और कहते हैं कि सब कुछ अच्छे से हो गया है और ये लो अपने पैसे। भास्कर खुश हो जाता है क्योंकि एंथनी ने न सिर्फ बैंक के पैसे लौटाकर उसको नौकरी बचा ली थी, बल्कि वादे के मुताबिक उसे उसके हिस्से का शेयर भी दिया था। अब अगले दिन भास्कर बैंक के पैसे लॉकर में वापस रख देता है। उस दिन से भास्कर एंथनी और सांभा पार्टनर की तरह मिलकर काम करने लगे थे। जहां भास्कर पैसा देता है, एंथनी माल मंगाता है और सांभा इस काम में उन दोनों को हेल्प करता है। कस्टम ऑफिसर्स परेशान ना करे इसके लिए वो लोग उन्हें छोटी मोटी पार्टियां वगैरह देते थे। काम अच्छे से चलने लगा, जिससे धीरे धीरे भास्कर का लोन भी क्लियर हो गया और घर के हालात भी सुधरने लग गए। लेकिन भास्कर की वाइफ को उस पर शक होने लगा था और वो उसे पूछती है कि कहीं वो कोई 2 नंबर का काम तो नहीं कर रहा है। जिस पर वो उसे कहता है कि जॉब के बाद वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बिजनेस कर रहा है, जिससे उसे अच्छी इनकम हो जाती है। इसी बीच भास्कर के बेटे का जन्मदिन आता है, जिससे वो काफी धूमधाम से मनाता है, जिसे देखकर सारे रिश्तेदार उसे जलने लगते हैं। पार्टी के दौरान एंथनी बताता है कि उसके बेटे की अमेरिका में जॉब लग गई है और वो उसे अपने पास बुला रहा है। अगर मैं अमेरिका चला गया तो मुझे उसी पर डिपेंड होकर रहना पड़ जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। लेकिन मेरे पास इतने पैसे बचे भी नहीं है कि मैं वहां जाकर कोई धंधा कर सकूं, क्योंकि अब तक जो पैसे हमने कमाए हैं वो तो अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई पे मैंने खर्च कर दिए हैं। बस अब एक बड़ा काम हो जाए तो सारे टेंशन खत्म। ये कहकर वो उन्हें बताता है कि नेक्स्ट वीक दुबई से 3 महंगी गाड़ियां बिना पेपर्स के आ रही हैं। अगर वो उन गाड़ियों को किसी तरह कस्टम से छुड़ाकर डीलर को बेच दे तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, जिससे मैं अमेरिका में अपना बिजनेस सेट कर लूंगा और तुम दोनों की लाइफ भी सेटल हो जाएगी। लेकिन इस काम के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है। ये सुनकर भास्कर चौंक जाता है, क्योंकि उस जमाने में 10 लाख का मतलब करोड़ों रुपए होते हैं। वो कहता है कि इतनी बड़ी रकम का रिस्क मैं नहीं ले सकता, क्योंकि बैंक वालों को जरा भी शक हो गया तो मेरी नौकरी और इज्जत दोनों मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन सांभा और एंथनी के समझाने पर आखिरकार वो मान जाता है और इस तरह पैसों का इंतजाम हो जाता है। इसके बाद वो लोग पोर्ट पर जाकर कार्स की डिलीवरी ले लेते हैं। लेकिन जब वो उसे बेचने जाते हैं तो पता चलता है कि वो डीलर किसी केस में पहले ही अंदर जा चुका है। अब ये तीनों परेशान हो जाते हैं कि क्या करें, पर तभी भास्कर कहता है कि क्यों ना हम इन गाड़ियों को गोवा में ले जाकर बेच दें, वहां इनकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। पर गाड़ियों को वहां से निकालना इतना आसान नहीं था। इसके लिए वो लोग एक तिकड़म लड़ाते हैं। सभी गाड़ियों पर वीआईपी नंबर प्लेट्स लगाकर कुछ भिखारियों को नेताओं के गेटअप में उन गाड़ियों के अंदर बिठा देते हैं। साथ ही एक बार डांसर को हीरोइन के गेटअप में उनके साथ भेज देते हैं। वीआईपी नंबर्स और नेताओं को देकर कोई पूछताछ नहीं करता है। वो लोग आसानी से गोवा पहुंच जाते हैं और प्लान के मुताबिक गाड़ियां बेचकर पैसा अपना बांट लेते हैं। अगले दिन एंथनी अमेरिका चला जाता है और भास्कर 10 लाख रुपए लॉकर में वापस रखने के लिए बैंक जाता है। पर वहां जाकर देखता है कि ढेर सारी पुलिस वहां मौजूद है, जो रीजनल मैनेजर और उसके असिस्टेंट से पूछताछ कर रही है। यहाँ उसे पता चलता है कि इन दोनों ने मिलकर कोई बहुत बड़ा घोटाला किया है, जिसकी वजह से पुलिस वहां पर आई हुई थी। अब सारी सिचुएशन को देखकर भास्कर घबरा जाता है कि आखिर वो ये 10 लाख रुपए लॉकर में रखेगा कैसे। अभी वो सोच रहा होता है कि इतने में जीएम की नजर उसके सूटकेस पर पड़ जाती है और उसके बारे में उससे पूछताछ करते हैं। भास्कर बड़ी होशियारी से जवाब देता है कि वो छुट्टियों में गांव चला गया था और वहां से सीधे काम पर आया है, इसीलिए सूटकेस भी साथ लाना पड़ा। लेकिन जीएम नहीं मानता और उसे सूटकेस खुलवा कर देखता है। उसमें कपड़े देखकर उसे तसल्ली हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि भास्कर ने मौका देखकर रुपयों को पहले ही लॉकर में रख दिया था। अब इतना कुछ देखने के बाद भास्कर समझ चुका था कि इस काम में बहुत ही ज्यादा रिस्क है, इसीलिए वो अपने दोस्त से कहता है कि वो आगे इस तरह के काम नहीं करेगा। वैसे भी उसके पास काफी पैसा इकट्ठा हो चुका है, जिनसे वो अपने लिए गाड़ी खरीदता है, अपनी वाइफ को पिकल का बिजनेस शुरू करके देता है और अपने छोटे बेटे को आगे पढ़ने के लिए लंदन भेज देता है। जबकि
उसका दोस्त सांभा अपनी क्लर्क की नौकरी छोड़कर स्मगलिंग के धंधे में ही जाता है। कुछ दिन बाद बैंक का चेयरमैन भास्कर को अपने कैबिन में बुलाता है और उसे 19,000 रुपए की सैलरी के साथ जनरल असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट दे देता है। रीजनल मैनेजर और उसके असिस्टेंट की वजह से हमारे बैंक की काफ़ी बदनामी हुई है, जिसकी वजह से मैं चाहता हूं कि तुम इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाओ। बदले में तुम्हें जो कुछ चाहिए मुझसे कहो। यह सुनकर भास्कर बहुत खुश हो जाता है और चेयरमैन से वो उस मारुति 800 कार मांगता है जिसे कभी वो रोजाना देखा करता था। अब यहाँ से सीन प्रेजेंट में चला जाता है, जहाँ सीबीआई ऑफिसर लक्ष्मण उसके बैंक अकाउंट में पड़ी 100 करोड़ की रकम देकर हैरान हो जाते हैं। एक बैंक एम्प्लॉय के पास इतना पैसा कहाँ से आया? लेकिन तभी सीन वापस पास्ट में चला जाता है, जहाँ चेयरमैन भास्कर को असिस्टेंट जनरल मैनेजर बनाते वक्त उससे कहते हैं कि उसके कुछ खास कस्टमर हैं जो बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसे कस्टमर में से एक था हर्षद मेहरा, जिसका अकाउंट भास्कर को हैंडल करना था। भास्कर मान जाता है और अगले ही दिन हर्षद का खास आदमी सूरज एक डॉक्यूमेंट भास्कर को देते हुए कहता है कि ये पीआर कटारी बैंक को दे देना। यहाँ बैंक के 2 एम्प्लॉय की बातचीत से हमें पता चलता है कि पीआर वो लोन होता है जो एक बैंक दूसरे बैंक से लेता है, लेकिन ये ट्रांजैक्शन एक ब्रोकर के थ्रू होता है जो उस पर थोड़ा प्रॉफिट लेता है। यहाँ हर्षद मेहरा ही वो ब्रोकर था जो दोनों बैंकों के बीच लेन देन का जरिया बना हुआ था। बहरहाल भास्कर सूरज से कहता है कि इस बार लोन 2 हफ्ते में चुका देना, लेकिन सूरज कहता है कि थोड़ा टाइम लग सकता है। ये कहकर वो उसे रिश्वत देने की कोशिश करता है, पर भास्कर सख्ती से पेश आते हुए कहता है कि उसे बैंक का पैसा 2 हफ्ते के अंदर ही चुकाना पड़ेगा। इसके कुछ दिन बाद जब वो हर्षद का बैंक अकाउंट चेक करता है तो उसे पता चलता है कि हर्षद का बैंक स्टेटमेंट कि हर्षद के अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं, जो कि उसने भास्कर के बैंक से पीआर के नाम पर खुद लिए थे। यही नहीं, उसने कटारी बैंक से भी पीआर के नाम पर काफी बड़ा अमाउंट उठाया है। वो सारे पैसे बैंक को टाइम पर लौटा देता था, इसीलिए कोई इस बात की तरफ ध्यान नहीं देता था कि आखिर वो इन पैसों का करता क्या है। लेकिन भास्कर ये सब जानना चाहता था, इसीलिए वो खुफिया तरीके से सारे मामले की छानबीन करता है और तब उसके सामने खुलासा होता है कि वो सारे पैसे हर्षद शेयर मार्केट में लगाता है। वो बहुत ही सस्ते शेयर्स को बल्क में खरीदता है और दूसरों को भी खरीदने के लिए कहता है। इससे शेयर्स के दाम आसमान छूने लगते हैं और फिर मौके का फायदा उठाकर वो उन्हें आगे बेच देता है, जिससे उसे करोड़ों का मुनाफा होता है। फिर उन पैसों से वो बैंक का लोन भी चुका दिया करता था और यही सिलसिला चलता रहता था। इतना सब जानने के बाद भास्कर सारी बातें बैंक के चेयरमैन को बताने की सोचता है, लेकिन तभी उसके शातिर दिमाग में एक आइडिया आता है कि हर्षद का भांडा फोड़ने की बजाय अगर वो भी उसके साथ मिलकर काम करे तो करोड़ों कमा सकता है। बस फिर क्या था, वो सूरज के सामने शर्त रखता है कि आगे से हर्षद जो भी पीआर लेगा उसमें मुझे 1% का हिस्सा चाहिए। साथ ही वो जिस शेयर पर पैसा लगाएगा उसकी जानकारी भी मुझे मिलनी चाहिए, ताकि मैं भी उस पर पैसा लगाकर प्रॉफिट बना सकूं। अगर मेरी बात ना मानी तो आरबीआई के सामने सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दूंगा। मजबूरन सूरज को ये शर्तें माननी पड़ती हैं और डील के मुताबिक आगे से हर्षद जब भी बैंक से पीआर लेता है तो उसका 1% भास्कर को दे देता है। अब इस ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए भास्कर एंथनी के दोस्त अनवर से सलाह लेता है, जो कि उसे लेकर एक लॉटरी वाले के पास जाता है और फिर वो दोनों उसे मोटी रकम देकर एक विनिंग लॉटरी का टिकट खरीद लेते हैं, जिससे जीते पैसे टैक्स कटने के बाद भास्कर के अकाउंट में आ जाते हैं। फिर उन पैसों को भास्कर शेयर में इन्वेस्ट कर देता है, जिसमें हर्षद मेहरा की टिप उसे बहुत काम आती है और इस तरह लॉटरी से जीते उन 17 लाख से वो 70 लाख रुपए कमा लेता है। अब सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है, जहां सीबीआई ऑफिसर भास्कर से पूछते हैं कि 70 लाख रुपए एक दिन में कहां और कैसे उड़ा दिए। इस पर भास्कर उसे बताता है कि उसने अपनी बहन की शादी धूमधाम से करनी थी और उसकी शॉपिंग के लिए जब वो मॉल गया था तो मॉल वालों ने गरीब समझकर उसका काफी मजाक उड़ाया था, जिससे उसे गुस्सा आया और उसने आनन फानन में एक महंगी गाड़ी खरीद डाली और मॉल का सारा सामान खरीद कर उसी गाड़ी में लदवा दिया। इस तरह वो पूरे 70 लाख रुपए एक दिन में खर्च हो गए। अब सीन फिर से पास्ट में चला जाता है, जहां एक बार फिर से हर्षद मेहरा पीआर का 1% भास्कर को दे देता है, जिसे लेने के बाद वो दोबारा अनवर के पास जाता है, जो उसे एक फेक कंपनी बनाने के लिए धांसू आइडिया देता है, जिसके मुताबिक भास्कर अपनी वाइफ सुमति के नाम से फूड बिजनेस का एक फेक कंपनी बना लेता है और उस कंपनी के लिए रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करने का झूठा खर्च दिखाता है। इस दौरान उसे ड्रिंक करने की आदत लग जाती है और दिन ब दिन लोगों के साथ उसका रवैया भी बद से बदतर होता जा रहा था, मानो पैसों की गर्मी उसके सर चढ़कर बोल रही हो।
उसकी वाइफ सुमति भी उसके अंदर आए बदलाव को नोटिस करके बहुत दुखी होती है। इसी बीच कटारी बैंक का मैनेजर किसी काम से भास्कर के बैंक आता है और दोनों में बातचीत के दौरान पियर की भी चर्चा होती है, जिसमें भास्कर कटारी बैंक के मैनेजर को बताता है कि हर्षद मेहरा के पास से 90 करोड़ का पीआर मिलना बाकी है। ये सुनकर कटारी बैंक का मैनेजर चौंक जाता है, क्योंकि उसने अब तक ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 करोड़ का ही अप्रूवल दिया था। फिर ये 90 करोड़ कैसे हो गए? वो अप्रूवल लेटर के ऊपर किए गए साइन को देखने के बाद कहता है, ये साइन मेरे नहीं हैं। लगता है हर्षद मेहरा ने मेरे साइन की कॉपी करके पैसे निकाले हैं। अगर सीबीआई वालों ने इन्वेस्टिगेशन की तो मैं पकड़ा जाऊंगा। बेइज्जती और शर्म की टेंशन से उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। कुछ दिन भास्कर को खबर मिलती है कि उसका दोस्त सांभा स्मगलिंग के दौरान पकड़ा गया है। वो तुरंत पुलिस को रिश्वत देकर उसे छुड़वा लेता है। इसी बीच भास्कर के साले को पैसों की दिक्कत आ जाती है और वो उसे मदद मांगने के लिए आता है, लेकिन वो उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। इधर सुमति और उसकी माँ के बीच इसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है। सुमति की माँ उसे कहती है कि ये फूड बिजनेस का आइडिया मैंने तुझे दिया था, जिससे तुमने इतने पैसे कमाए हैं, और आज जब मेरे बेटों को पैसों की जरूरत है तो तुम लोग उसकी हेल्प नहीं कर रहे। इस बात पर सुमति को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूरी दुकान को तोड़ फोड़ डालती है। शोर सुनकर भास्कर के पिता पहली बार बोल पड़ते हैं। वो भास्कर से अकेले में बात करते हैं और भास्कर भी उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है। इसके बाद अपने पिता के समझाने पर उसे अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो ना सिर्फ अपने साले की हेल्प करता है बल्कि उन सभी लोगों से माफी भी मांग लेता है जिनके साथ उसने बुरा बर्ताव किया था। एक दिन अचानक बैंक के जीएम ने कि उसने हर्षद मेहरा का पीआर पास क्यों नहीं किया, जिस पर भास्कर कहता है कि हर्षद के पास ऑलरेडी बैंक के 90 करोड़ का पीआर बकाया है। ऐसे में एक और पीआर पास करना सही नहीं है। लेकिन जीएम उसकी बात नहीं मानते और उस पर प्रेशर बनाते हैं, जिससे तंग आकर भास्कर नौकरी छोड़ देता है और अगले दिन ही उसके घर पर सीबीआई की रेड पड़ जाती है और सीबीआई ऑफिसर लक्ष्मण भास्कर से कहता है कि अगर तुमने 100 करोड़ रुपए हर्षद मेहरा को नहीं दिए तो मैं तुम्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हवाले कर दूंगा और फिर तुम्हारा जेल जाना तय है। यानी सीबीआई ऑफिसर और जीएम दोनों हर्षद से मिले हुए थे और उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक कि बैंक का चेयरमैन भी इस धांधली में शामिल था। खैर, कोई चारा ना देखते हुए भास्कर अपने अकाउंट में पड़े 100 करोड़ रुपए हर्षद के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। लेकिन अगले दिन सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब उन्हें पता चलता है कि भास्कर ने अपने सारे पैसे 10 दिन पहले ही अकाउंट से निकाल दिए थे, बस उसे लेजर में शो नहीं किया था। अब क्योंकि उस समय सारा प्रोसेस मैन्युअली होता था और कंप्यूटर में काफी टाइम बाद फीड किया जाता था, इसीलिए किसी को पता नहीं चला। इधर भास्कर को अपनी पूरी फैमिली के साथ फ्लाइट पर बैठे दिखाया जाता है, जहां भास्कर फिर से फ्लैशबैक में जाता है और अब यहाँ हमें पता चलता है कि कुछ दिनों पहले भास्कर के पिताजी उसे समझा रहे थे कि तुम जिस धंधे में फंसे हो, अगर आरबीआई वालों को उसकी खबर लग गई तो तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। इसीलिए तुम अपना सारा पैसा निकाल कर अमेरिका में एक घर खरीद लो, उसके बाद हम लोग यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। इस तरह अपने पिता के दिए हुई एडवाइस पर अमल करके उसने अपना सारा पैसा पहले ही निकाल लिया था और अब वो अपनी पूरी फैमिली के साथ सही सलामत अमेरिका के लिए रवाना हो चुका था। यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।